आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है माइंड मोर एकेडमी के शानदार से बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं आकाश सरवार आपका अपना फिजिक्स कोच, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस टाइम पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। आपको पता होगा कौन सा टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। और इस डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कुछ चर्चा की थी, कुछ बात की थी, कुछ समझा था। क्या समझे थे कि कैसे हम किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो आप इसके पिछले वाले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकालते कैसे और डायमेंशन आखिर होता क्या है। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में, या फिर यूं कह लें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो क्या इसका एप्लीकेशन है भैया? जब पढ़ रहे हैं फिजिक्स में तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज करते होंगे। अब क्या यूज करते हैं, किस काम में आता है, वो समझने के लिए हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन की। तो आपकी जिंदगी में इसके दो एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। कितने? दो। अब उन दोनों एप्लीकेशन में से कौन कौन सा एप्लीकेशन है? पहले एप्लीकेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं, या दूसरा एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं डिराइविंग रिलेशन बिटवीन टू physical quantities, deriving relation between two physical quantities। तो बस यही दो एप्लीकेशन है जिनको हमको पढ़ना है। अब इन दोनों एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, फिर उसके बाद ये बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऐसे 3 रूल्स, कि उन रूल्स के हम बेसिस पे हम समझते हैं कि हम किसका डायमेंशन किसके टर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल और डिराइव्ड दो तरह की क्वांटिटीज बताई थी, तो फंडामेंटल को डिराइव्ड के टर्म में भी समझा जा सकता है, डिराइव्ड को भी दूसरे डिराइव्ड के टर्म में समझा जा सकता है, और डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में समझा जा सकता है, लेकिन एक फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल के टर्म में नहीं समझा जा सकता। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल को डिराइव्ड के टर्म में, डिराइव्ड को डिराइव्ड के टर्म में, और डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में, इन 3 रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात हम करने वाले हैं अभी तुरंत। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझते हैं और ये देखते हैं कि ये होता क्या है। देखा जाए, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला भैया? मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। समझने के लिए मैं बोलता हूं कि आप बताइए कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा था, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा दी गई, तो अब उसकी स्पीड क्या होगी? आप बोलेंगे क्या बात करते हो मास्टर, 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगी 5 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल चल रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड घट गई उसकी स्पीड, यानी माइनस कर दी, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? बोलोगे पागल हो क्या मास्टर, 3 मीटर पर सेकेंड, खत्म बात। मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी बात है, 5 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल चल रहा था, उस पे 4 केजी का पार्टिकल और रख दिया गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? मामला फंस चुका है। 5 मीटर पर सेकेंड में 4 केजी जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मीटर पर सेकेंड को केजी से ऐड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी बात को बोलता है कि अगर हमको दो क्वांटिटीज को जोड़ना है या उसको घटाना है, उसका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर डायमेंशन अलग अलग है
इसका डायमेंशन कुछ और इसका डायमेंशन कुछ और, हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस पार्टिकल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं। तो बोला जाता है कि किसी भी कोई भी इक्वेशन लिखी गई हो, कोई भी, अब वो फिजिक्स की हो भी सकती है, फिजिक्स की नहीं भी, पर यहां पर हम बात करें फिजिक्स में तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात करेंगे, लेकिन ये अप्लाई होता है दुनिया की हर एक क्वांटिटी पे जो फिजिकल नहीं है उस पर भी, कि अगर मैं किसी क्वांटिटीज को जोड़ना या घटाना चाहता हूं, या तो ऐड करना चाहता हूं या तो सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो एक बात तय है कि उन सारे के सारे टर्म्स जिनको जोड़ा या घटाया गया है उनका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। ये शर्त है और ये शर्त हमेशा हमेशा के लिए अनिवार्य है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जरा समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सबसे पहले हम लिख लिया जाए, हम लिख लेते हैं जो हम यहां से समझ पाए। क्या लिखे? इफ टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted, then dimensions of all the quantities should be सेम। यानी कि दो क्वांटिटीज जिनको जोड़ा या घटाया जा रहा है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा कुछ भी हो उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और हाँ, उसका जो आंसर आएगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। जो आंसर आएगा वो भी 5 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड में जोड़े थे तो आंसर 7 मीटर पर सेकंड ही आया था, वो किलोमीटर पर आवर नहीं आ जाएगा, वो किलोग्राम नहीं आ जाएगा, वो आंसर भी सेम उसी यूनिट का होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वरना मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और हम आइए थोड़ी थोड़ी और बात करेंगे और समझेंगे कि ये चीज कहां कहां अप्लाई होती है, कैसे कैसे अप्लाई होती है। शायद आपने जिंदगी में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो फिर आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। v क्या है? स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन पूछूं तो आपको शायद याद होगा कि ये LT-1 होता है। पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इक्वल्स टू u क्या है? ये भी तो इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन अगेन LT-1। फिर करो प्लस क्या? ये क्या है? a एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, और यहां पर t है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t, कुछ नहीं समझो तो 1। तो अब इसका डायमेंशन जब लिखेंगे तो हो जाएगा LT-1 इक्वल्स टू LT-1 प्लस L और t -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना भैया? -1, LT-1। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या सारे के सारे डायमेंशन का सेम, सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है? पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, ये v का डायमेंशन, ये u का डायमेंशन, ये at का डायमेंशन। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होते तो इनको जोड़ पाना या घटा पाना पॉसिबल नहीं है। और डायमेंशनली बोला जाए तो LT-1 को LT-1 से ऐड करने पर जो आंसर मिलता है वो भी LT-1 ही मिलता है। ये बात है। अगली बात, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x का डायमेंशन क्या होता है? x का डायमेंशन होता है l, लेंथ है केवल। आगे लिखा गया है ut का डायमेंशन होता है LT-1। क्या होता है भैया? LT-1। तो LT-1 लिख दिया, उसके साथ क्या लिखा गया है? उसके साथ लिखा गया है टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t प्लस t का पावर 1 लिख लो,
हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ फिर से, एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, तो टी का डायमेंशन टी होता है, टी की स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद से करके देखिए, इसका एल हो जाएगा, ये -1 है +1, -1 + 1 क्या होता है 0, यानी कि टी के पावर 0 यानी कि 1, तो आंसर हो जाएगा केवल एल प्लस -2 या +2, -2 + 2 कितना 0, तो यानी टी का टर्म यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एल। तो एल इक्वल टू एल प्लस एल, क्या यहाँ पर सारे के सारे डायमेंशन सेम है, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, बोलोगे हाँ, और ऐसा ही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यहाँ पे फिर से एक बात, एल के डायमेंशन को एल डायमेंशन से ऐड करने पर एल का डायमेंशन मिलता है, डायमेंशंस को ऐड करने पर वही आंसर मिलता है। एल का डायमेंशन जोड़ने से 2 डायमेंशन नहीं मिलता है। हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल डायमेंशन की। अगली बात क्या लिखा गया है, v² - u² = 2as। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, देखिए क्या आप कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, उम्मीद है जरूर होगी। तो मैं करता हूं, पर आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। v का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, बहुत अच्छा भैया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस u का स्क्वायर LT-1, बहुत सुंदर, इसका भी स्क्वायर लगा दो, इक्वल्स टू 2 का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डायमेंशन LT-2, और s डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये L² T-2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, माइनस ये भी L² T-2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, इक्वल टू L इंटू L, क्या L² हो जाएगा, और ये T-2 हो जाएगा। क्या सारे के सारे डायमेंशन सेम आ गए हैं, यस, यहां पे भी सही है। तो जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होती है। तो इसका फॉर्मूला हो गया L² T-2 का डायमेंशन ऐड करो L² T-2 के डायमेंशन से, तो हमको L² T-2 मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा लगा। आगे बात करी जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यही हमको बताया जाता है। अब दुनिया के चाहे कोई फॉर्मूला निकाल लो, कुछ भी या कुछ भी, आप उसके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तरीके से उसका डायमेंशन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं। कुछ भी उठा लीजिए, एक फॉर्मूला ये भी होता है, आप लोगों ने सब सुना होगा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो सारे के सारे एनर्जी वाले टर्म है, तो सबका डायमेंशन सेम आएगा ही आएगा। दूसरा नहीं तो फॉर्मूला से देख लो, ये ml² T-2 आता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता ही है, इसका डायमेंशन भी ml² T-2 आता है, और हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन भी ml² T-2 आता है। आज चाहे तो आप करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम मिटाते हैं इस चीज को और इस कॉन्सेप्ट को, और फिर आपसे कुछ कुछ बातें और करते हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी सी बातें और कर ली जाती है, करते हैं। जैसे पहली बात, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया, इतनी सी बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि जितने भी टर्म्स है जिनको जोड़ा या घटाया जा रहा है उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ और बातों पे, जैसे कि दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, तो दूसरा एप्लीकेशन आपका क्या था, दूसरा एप्लीकेशन था डिराइविंग रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइविंग रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, कॉम्प्लेक्स पड़ता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको दो पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहला मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस
और जब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी तब मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड द रिलेशन, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो जरा इसकी बात करते हैं। मैं इसको पढ़ाऊंगा तो अगले लेक्चर में, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें दिखाता हूं जो कि आसान है, आपको जान के अच्छी लगेगी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में एक क्वांटिटी है, मास भी एक क्वांटिटी है और वी भी एक क्वांटिटी है। उसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक्चुअली में क्या है, सारी की सारी क्वांटिटीज है। मान लो कोई बोले कि मुझे नहीं पता कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, मुझे नहीं पता कि एम कितना है वी कितना है, बस इतना पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, पर कैसे करती है वो हमको नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते कैसे हैं वो समझो। काइनेटिक एनर्जी का हम डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन तो वही होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, और फिर उसके आगे जितनी क्वांटिटीज हैं मुझे नहीं पता कि वो कैसे डिपेंड करती है, तो मैं उसको एक को अल्फा और एक को बीटा मान लूंगा, या फिर चाहो तो एक्स और वाई मान लो, जो भी इच्छा मानने की मान सकते हैं। तो ये जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो हाफ का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन लिखेंगे m और उसके पावर लिखेंगे अल्फा, फिर उसके बाद v लिखेंगे। तो v क्या है, स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन होता है lt माइनस 1 और इसके ऊपर लिखेंगे बीटा। समझिए अब, तो ये हो गया मास के पावर अल्फा और lt माइनस 1 के पावर बीटा। तो अब हम देखते हैं, यहां से लिख दिया जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल्स टू n के पावर अल्फा, l के पावर बीटा और t के पावर माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि अगर दो क्वांटिटीज को जोड़ा या घटा या कुछ भी किया जा रहा है तो उसका आंसर सामने वाले के सेम आएगा। तो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन सेम होने का मतलब कि m के पावर जो अल्फा है उसकी वैल्यू m के पावर 1 के बराबर होनी चाहिए, l के पावर जो बीटा है उसकी वैल्यू l के पावर 2 के बराबर होनी चाहिए, और जो माइनस बीटा है वो माइनस 2 होना चाहिए। यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, माइनस बीटा की वैल्यू माइनस 2 होनी चाहिए, माइनस माइनस काटो तो बीटा की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब हमको क्या पता चला यहां से कि हमने जो इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m के पावर अल्फा v के पावर बीटा लिखा था, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वहां है हाफ m के पावर, सॉरी हाफ को रहने दो, मान लो कोई कांस्टेंट है k, m के पावर अल्फा है और अल्फा की वैल्यू 1 है तो इसके पावर लिखेंगे 1, फिर इसके बाद v लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे, तो स्पीड का पावर 2 है, बीटा है, बीटा की वैल्यू 2 है तो इसको लिखेंगे 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा kmv स्क्वायर। जो k की वैल्यू है वो हम यहां से फाइंड नहीं कर सकते, हमको यहां पर एक मानना पड़ता है, इसकी वैल्यू हमको दी जाती है कि k की वैल्यू यहां पर हाफ m v स्क्वायर है। ये जो हाफ है ये कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली। इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी और तरीके से डिराइव करते हैं, पर इसको डिराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही डिराइव करते हैं हम रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके लिए हम आंसर कैसे फाइंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये जो दोनों बातें होंगी ये मैं करूंगा अगले लेक्चर में, पर ये डिराइव कैसे करते हैं वो चीज समझिए। डिराइव करने का तरीका मैंने क्या बताया कि हम दो क्वांटिटीज जिन पे वो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं। अब इसकी लिमिटेशंस को भी यही सुनते चलिए। हम कब अप्लाई करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करें, या कोई भी क्वांटिटी है अगर मैं उसका आंसर निकालना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो कांस्टेंट्स हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, हम उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते,
नहीं जान सकते हैं कि हम ये हाफ वहां यहाँ पर कैसे आया, इस तरीके से तो नहीं जान सकते हैं, किसी और तरीके से हम जान सकते हैं, पर इस तरीके से नहीं। और जो तीसरी बात है वो ये कि हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो, इनमें से किसी भी इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में जो भी प्लस या माइनस का सिंबल है ये हमको इजाजत ही नहीं देता कि हम इस तरीके से हम इसके क्वांटिटी को या इस इक्वेशन को उनके बीच में हम रिलेशन निकाल पाए। तो हम रिलेशन निकालने के लिए हम क्या ध्यान देंगे? पहली बात कि उस इक्वेशन में बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। दूसरा कि हम अगर कोई कांस्टेंट है उस इक्वेशन में तो उस कांस्टेंट का पता हम नहीं लगा पाएंगे, उस कांस्टेंट की जानकारी के लिए हमको डिपेंड रहना पड़ेगा किसी और तरीके पे या किसी और फिजिकल प्रैक्टिकल क्वांटिटी पे, प्रैक्टिकल मेथड पे। दो बातें हो गई। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात है, तीसरी बात मैंने क्या बोली? हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो इतनी बातें अगर हमको समझ में आती हैं तो फिर हम कल बात करेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे हम इसको सॉल्व करें और कैसे हम उसके बीच का रिलेशन फाइंड करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इस इक्वेशंस को जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसके कैलकुलेशंस को देखिए कि मैंने किसको कैसे कैलकुलेट किया है, और दो तीन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम ये बात करेंगे कि इसको डिराइव कैसे करें। इसको मैंने इस टॉपिक को अचानक इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, तो सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा फिर इसको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माइंड मोर के साथ बने रहिए। हम यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।